और अब सत्ता की वो महत्वपूर्ण कुंजी जिसका कैनवस यूपी से लेकर गुजरात और मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र और दिल्ली तक तो है ही, साथ ही साथ इस कुंजी में ग्लोबल कारोबार और भारत में बढ़ते व्यापार का ट्रेलर है। सत्ता की इस कुंजी को हमने 4 हिस्सों में बांटा है, जिसमें कारोबार की राजनीति, धर्म की राजनीति, चुनाव की राजनीति और यात्रा की राजनीति है। यह ऐसा कॉकटेल है जिसमें भारत की सत्ताधारी पार्टी से लेकर मुख्य विपक्षी दल, क्षेत्रीय दल और दुनिया के बड़े बड़े कारोबारियों के विचार और भविष्य की रणनीति है। इसलिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है, जिसमें पहला हिस्सा महाराष्ट्र का, क्योंकि महाराष्ट्र से आज सबसे बड़ी राजनीतिक खबर आई है जिसका आने वाली राजनीति पर बड़ा असर हो सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति में आज वो फैसला आया जिसकी नींव जून 2022 में पड़ी थी। उस राजनीतिक विद्रोह पर महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने बड़ा फैसला सुनाया, जिसके कारण महाराष्ट्र की सत्ता बदल गई। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने विधायकों के अयोग्यता वाली याचिका पर शिंदे गुट के 16 विधायकों के पक्ष में फैसला सुनाया है। 1200 पेज के इस फैसले में स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना। वैसे तो स्पीकर ने अपने फैसले को समझाने के लिए 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लिया, लेकिन सत्ता में हम आपके लिए 7 पॉइंट्स में पूरा फैसला लेकर आए हैं ताकि आपको पूरी बात कम समय में समझ में आ जाए। पहला पॉइंट, पहली बड़ी बात यह कि शिंदे गुट असली शिवसेना है। उद्धव ठाकरे की अपील खारिज हुई। 16 विधायकों को अयोग्य करार नहीं दे सकते। 37 विधायक शिंदे के साथ हैं। दूसरी बात, स्पीकर ने कहा कि शिवसेना का 1999 का संविधान ही मान्य है। तीसरी बात, चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में ही शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। चौथी बात, शिवसेना उद्धव गुट ने पार्टी का संविधान पेश नहीं किया है। पांचवी बात, उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे को हटाने का अधिकार नहीं था। छठी बात, ठाकरे की नापसंद के आधार पर शिंदे को नहीं हटा सकते। और सातवीं बात, अकेला अध्यक्ष पूरी पार्टी की आवाज नहीं होता है। इसलिए असली शिवसेना पर उद्धव ठाकरे की अपील खारिज होती है। स्पीकर के आज के फैसले से उद्धव गुट नाराज है, जबकि शिंदे गुट इसे अपनी विजय बता रहा है। दोनों तरफ से क्या कहा जा रहा है, इसे एक बार सुनिए। बचपन से हमने ये कहावत सुनी थी, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। रिपब्लिक है देश के, फिर कहा गया वही होता है जो मंजूर कॉन्स्टिट्यूशन होता है। 2014 के बाद से एक नई परंपरा शुरू हुई है, वही होता है जो मंजूर अमित शाह और नरेंद्र मोदी होता है। और वही हम एक्शन में देख रहे हैं महाराष्ट्र में, जिस तरीके से निर्णय लिए जा रहे हैं। ये कुछ नहीं है, ये मौका परस्ती है, अनफॉर्चुनेट कॉम्प्रोमाइज ऑफ एथिक्स है। जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था, उसको वैध करने का काम हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एकनाथ शिंदे जी की कुर्सी बच गई है, लेकिन उद्धव ठाकरे के ग्रुप में हलचल मच गई है। मतलब जो स्पीकर ने फैसला दिया है, ये फैसला नियम के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है। उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका बैठा है। तो मुझे लगता है कि मैं माननीय राहुल नार्वेकर जी ने जो निर्णय दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। तो शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे इस फैसले के खिलाफ एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने की योजना बना रही है। संजय राउत ने कहा है कि साजिश के तहत यह फैसला हुआ, इसके खिलाफ वो कोर्ट जाएंगे। शिवसेना जनता में है, शिवसेना महाराष्ट्र के रगों रगों में है। तो आज का जो निर्णय है वो कोई फैसला नहीं है, वो कोई न्याय नहीं है, वो एक षड्यंत्र है। क्या शिवसेना सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। हम न्यायालय में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये जो कोई विधानसभा के स्पीकर है जिसको ट्राइब्यूनल का अधिकार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उनको एक बहुत बड़ा नया इतिहास लिखने का मौका मिला था। संविधान के आधार पर निर्णय देने का और इतिहास निर्माण करने का उनको एक बहुत बड़ा मौका मिला था, वो मौका गंवाया है। तो कुल मिलाकर एक पार्टी जो बाला साहेब ठाकरे की विरासत थी, वो आज उन्हीं के पुत्र और पोते के पास नहीं है। आज उद्धव ठाकरे के पास अपने पिता के सरनेम ठाकरे और राजनीतिक विरासत का किस्सा तो है, लेकिन उनकी सत्ता की कुंजी एकनाथ शिंदे के हाथ में है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने आज जो फैसला दिया है, उसमें एकनाथ शिंदे ने सिर्फ पाया ही पाया है, जबकि उद्धव ठाकरे ने सिर्फ खोया है। बाला साहेब ठाकरे ने राजनीति में रहते हुए आजीवन कोई पद नहीं लिया, लेकिन उनकी पकड़ अपनी पार्टी के अंतिम व्यक्ति और पार्टी ही नहीं, मुंबई शहर के अंतिम व्यक्ति तक थी। जबकि सीएम रहते हुए उद्धव ठाकरे के हाथ से एक एक करके बहुत कुछ फिसलता चला गया।
आज का फैसला भी ठाकरे परिवार की टीस को बढ़ाने वाला है। हालांकि शिवसेना का दावा है कि यह लड़ाई जारी रहेगी। इस लड़ाई का अगला पड़ाव सुप्रीम कोर्ट होगा। आइए अब बात करते हैं कारोबार और विकास की राजनीति से, जिसमें आज की सबसे दमदार तस्वीर वाइब्रेंट गुजरात के मंच से आई, जहां दुनिया के एक दो नहीं बल्कि 133 से ज्यादा कंपनियों के सीईओज एक साथ मौजूद थे। वाइब्रेंट गुजरात के इस सम्मेलन में जब दुनिया के बड़े बिजनेस लीडर्स ने बोलना शुरू किया तो सबकी जुबान पर नरेंद्र मोदी का नाम और हजारों करोड़ के निवेश का ऐलान था। अगर आपको गुजरात में हुए निवेश के ऐलान की एक छोटी पिक्चर दिखाएं तो आर्सेलर मित्तल दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट लगाएगा। अदानी ग्रुप 2 लाख करोड़ का निवेश करेगा। मारुति सुजुकी 35,000 करोड़ का निवेश करेगी। DW वर्ल्ड कंटेनर टर्मिनल बनाएगा। टाटा ग्रुप सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाएगा। रिलायंस इंडस्ट्री कार्बन फाइबर प्लांट लगाएगी। यानी एक तरह से इन निवेशों के जरिए गुजरात को भारत का इन्वेस्टमेंट कैपिटल बनाने का प्लान दिखा। इस मौके पर पीएम मोदी ने दावा किया कि अगले 25 वर्ष भारत का अमृत काल है। विकसित भारत की नींव रखी जा चुकी है। 2047 तक भारत को $35 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। My friends abroad ask me, what is the meaning of this slogan? Millions of Indians are chanting, Modi hai to mumkin hai. I tell them, it means India's Prime Minister makes the impossible possible. Your vision to make India a global hub for semiconductors will be a huge economic driver for India's future as India marches toward becoming the 3rd largest global economy. The first battery electric vehicle from Suzuki Group will be rolled out from Suzuki Motor Gujarat. Plan to sell this model not only in India, but also export to Japan and European countries. Honorable Prime Minister, Vibrant Gujarat is a stunning manifestation of your extraordinary vision. Honorable Shri Narendra Modi, Prime Minister of Bharat. दुनिया की हर प्रमुख रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जाएगा। दुनिया के लोग जो एनालिसिस करना है करते रहे, मेरी गारंटी है कि हो जाएगा।